असम वर्सेस नेपाल ए का पहला मैच बारिश की वजह से डीएलएस मेथड पर गया और उस हिसाब से असम ने इस मैच को 15 रनों से जीत लिया। हालांकि आप ये सोचकर हो सकता है आपके दिमाग में आए कि यार आज नेपाल की टीम भी हार गई, नेपाल ए की टीम भी हार गई, लेकिन आज वो दिन था जब आपकी नेशनल साइड से ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को आपकी ए साइड से था। आप खुद ही सोचो कि एक पर्टिकुलर नेशन के क्रिकेट का क्या सिचुएशन चल रहा है कि लोग एक ही मैचेस को ज्यादा देख रहे हैं इस टाइम पर। अगर आप दोनों की व्यूअरशिप भी उठाकर देखते हो, साथ साथ जब चल रहे थे तो 10-10,500 लोग ए के मैचेस, नेपाल ए के मैचेस को देख रहे थे और वहीं पर 5,000-6,000 लोग मतलब इन एंड आउट करके नेपाल के मैचेस को देख रहे थे। बिकॉज आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि यार यहां पर ना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और आपको उम्मीद होती है कि यार यहां से कुछ प्लेयर्स उठकर आएंगे जो नेशनल साइड को काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। यस, आज आसाम और नेपाल ए के मैच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे पॉजिटिव थे, जैसे आदिल जो 1,000 से ज्यादा साल, लगभग 1,000 से ज्यादा डेज के बाद आ रहे थे। 3 साल के बाद आकर के उन्होंने इंटरनेशनल तो नहीं कहेंगे बट स्टिल नेपाल की जर्सी पहनकर उन्होंने लगभग 3 साल के बाद गेंदबाजी करी और पहली बॉल पर विकेट लिया। सब एकदम अपनी चेयर से उठ गए कि यार यही तो चाहिए। और फिर उसके बाद शुभ कंसाकर जब बल्लेबाजी करने आए और जिस तरह से वो काम कंपोज होकर के रन्स बना रहे थे, अपनी लाइन पर मूव करके उसी बॉल को लेग साइड में खेलना, उसी बॉल को ऑफ साइड में खेलना, अपने स्किल्स को डिस्प्ले कर रहे थे, तो फैंस को लगा कि भाई हमें यहां से कुछ प्लेयर उठा करके वहां भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वहां के बहुत सारे प्लेयर शायद अपनी वैल्यू को या उस पोजीशन को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं और इस वजह से नेपाल उन मैचेस को भी हार रहा है जो मैच जीतने वाले होते हैं। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ जाएंगे, आज सुबह की बात है, बहुत देर पहले की बात नहीं है, तो आपको आई नो के लोकेश बाम और रुपेश वाली वो पार्टनरशिप याद आएगी सेकंड मैच में, जहां पर नेपाल बच गया, जहां पर ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले हार जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से बचा नहीं पाए और मैच खत्म हो गया। तो वहां पर आपको लगता है कि यार एक फिनिशर अगर होता तो मैच खत्म हो जाता। हालांकि आदिल को आज बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं, तो उनके हम बल्लेबाजी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बल्लेबाजी के बारे में बात कर सकते हैं शुभ कंसाकर की, क्योंकि आज शुभ कंसाकर ने 33 रन लगाए। हालांकि 33 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो लगातार अच्छी फॉर्म में है और जिस तरह जब एक बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए देखते हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि यार इसमें कुछ तो बात है। जब कंसाकर आज बल्लेबाजी कर रहे थे, आई एम श्योर आप सबको याद आया हो कि यार कोर कैंप में उनका सिलेक्शन हुआ था, वहां पर भी उन्होंने इन टोटल 184 रन बनाए थे। पीएम कप 2024-25 काफी अच्छा रहा था, वहां पर उन्होंने 250 से ज्यादा रन बनाए थे। जय ट्रॉफी में लगभग 200 रन उनके पास इन टोटल थे। तो लगातार वो रन बनाते आ रहे हैं और फिर आज जब उनको फाइनली ए टीम में मौका मिला, तो जो अनिल शाह ने कहा था कि भाई हम जितने प्लेयर्स भी हैं, हम ए टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही रीजन है यहां पर खेलने का कि हमें चाहिए ए टीम में जगह। और शुभ कंसाकर ने अपनी बल्लेबाजी से प्रूव किया कि भाई, हालांकि देखो आज 8 ओवर का ही मैच हो पाया, 64 रन थे और अगर आप वो लास्ट के 2 ओवर हटा देते हो, अगर हटाना नहीं है मतलब आप लास्ट के 2 ओवर के रन थोड़े कम कर देते हो, तो डीएलएस मेथड से नेपाल जीत जाता। बट लास्ट में बहुत सारे रन आ गए, आकाश चंद ने बहुत सारे रन लीक कर दिए और लगभग 51 रन 2 ओवर में कंसीड करना ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन बैटर ने आप एक चीज देखो, अच्छी शुरुआत दी। ऐसा नहीं हुआ कि जैसा आप मेन टीम की तरफ देखते हो कि यार पावर प्लेस में भी रन नहीं बन रहे हैं। 8 ओवर में 64 रन इज नॉट बैड। हालांकि यस, वी ऑल नो कि बीच में थोड़े से डॉट्स जरूर आए, लेकिन पहला मैच है, आप आकर पहली बार खेल रहे हो, सो इतना एज आप दोगे कंपेयर टू सीनियर टीम जो कि अब लगभग काफी दिन से, मतलब 5-6 मैच उधर खेल लिया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, इधर भी इन्होंने 4 मैच खेल लिया, तो अच्छे खासे टाइम के बाद आज एक मैच खेल रहे थे और यहां पर शायद बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। इसीलिए शायद शुभ की बल्लेबाजी देखने के बाद बहुत सारे क्रिकेट फैंस कह रहे हैं भाई कि आप आओ, रन्स करो और नेपाल का जो थर्ड वाला पोजीशन है वहां पर जगह बनाओ। बिकॉज एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो बिल्कुल ठुक ठुक भी ना करता और जो बिल्कुल आकर के आग बन करके मारने भी ना आता और फिर आउट होकर के विकेट देकर चला जाए। सो एक ऐसा चाहिए जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो और यहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिंग में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जय ट्रॉफी देखो या फिर कोर कैंप देखो या फिर उससे पहले के भी रन्स देखो, तो सब मिलाकर ऐसा लगता है कि शुभ कंसाकर उस पर्टिकुलर रोल को प्ले कर सकते हैं। ही प्लेज वेरी गुड पुल शॉट काफी अच्छा वो खेलते हैं। उन्होंने छक्के जो लगाए पुल शॉट में वो काफी अच्छे थे। आप देखोगे जो बॉल लाइन पर आती है, जैसे जब आप खेल रहे होते हो और अगर स्टंप टू स्टंप बॉल आती है तो वो सबसे आसान बॉल होती है जिसको आप दिशा दे सकते हो।
आप उस अपने हिसाब से उसको ऑफ साइड में खेल सकते हो, अपने हिसाब से आप लेग साइड में खेल, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप एक बार मैं एग्जांपल दूं सूर्य कुमार यादव का, तो वो भी जो बॉल अपनी स्कूप करते हैं वो ज्यादातर अपने स्टंप वाली बॉल होती है, जो बॉडी लाइन वाली बॉल होती है उसको मारना प्रेफर करते हैं। और वैसे तो फिर वो इधर उधर की मार ही देते हैं, बट स्टिल आपको जो बॉडी लाइन वाली बॉल होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल आप उसमें होते हो। आज उस बॉल को शुभ कंसाकर दोनों तरफ खेल रहे थे, और ये एक कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर की पहचान होती है कि वो बॉल को दोनों तरफ खेलना जानता है। और इन्हीं सब चीजों को देख करके ऐसा लगा एक बार को कि यार अगर और लंबी पारी होती तो शायद और ज्यादा बेहतर होता, उनके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता और आने वाले कुछ मैचेस में और ज्यादा बेहतर होता। देखो 5 मैच की ये सीरीज है, पहला मैच चलो माना कि नेपाल के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बॉलिंग की तरफ देखते हो तो भाई लास्ट के 2 ओवर आप एकदम आप चाहोगे कि यार आंख बंद कर ले हम, लेकिन वहीं आप बॉलिंग की तरफ देखते हो आपको आदिल दिमाग में आते हैं कि यार आदिल एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखोगे इस टाइम पर, रुपेश एक है काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है, गुलशन एक है, गुलशन एकदम पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सो इस टाइम पर आप चाह रहे हो कि यार एटलीस्ट एक प्लेयर ऐसा हो जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, क्योंकि हर टीम चाहती है कि एक तेज गेंदबाज हो, और सब टीम का सोता भी नहीं है। आप उठाकर देख लो हर टीम के पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं होता है, जिसके पास होता है वो काफी लकी होती है। सो जब आप आदिल आते हैं लगभग 3 साल के बाद, 1094 दिन के बाद, और आकर के पहली बॉल पर वो विकेट लेते हैं, तो फिर वो उम्मीद सी जागती है। और हालांकि सबकी उम्मीद आदिल की बैटिंग से थी, तो आदिल जब वापस आएंगे, हालांकि आदिल बहुत टाइम से नेपाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां उनको मौका मिला है वो खेलते रहते हैं। इंडिया में काफी टाइम वो खेलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो क्रिकेट से दूर थे, वो खेल रहे थे लगातार। लेकिन अब ये है कि यहां पर आकर के जो परफॉर्मेंस उनसे जो उम्मीद है उस पर फैंस जो है वो नजर टिकाकर बैठे हैं कि भैया जब बैटिंग, क्योंकि आज जब सपोज करो कि आज वो बल्लेबाजी करने आते, जैसे 8 for 64 था, अभी बैटिंग और बच रही थी, बशीर थे और सारे प्लेयर थे जो बल्लेबाजी करने के लिए रह रहे थे, आदिल खुद भी वहां पर थे, तो पॉसिबल था कि अगर आखिरी ये 5 ओवर में आपको समवेयर अराउंड 50-60 रन चाहिए होते, तो एक सेट बैटर उसको पुल ऑफ कर सकता था। अगर आदिल अच्छे दिन पर होते और जितना आदिल के बारे में हमने सुना है अगर वैसे होते, तो फिर आपके रिजल्ट जो हैं वो आपके फेवर में हो सकते थे। बट ठीक है, एक मैच हुआ है, अभी और भी होना बाकी है, आपको रिजल्ट अपने हिसाब से हर बार नहीं मिलते हैं, लेकिन काफी बार आपको उसका एक एंगल जरूर मिल जाता है। सो यस, आज 2 ओवर करके 13 रन कंसीड करना, विकेट भी लेना, ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बूस्ट जरूर करेगा और इंटायर बॉलिंग यूनिट को बूस्ट करेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे तो पूरी बॉलिंग यूनिट खराब नहीं थी। अगर मैं फिर कहूंगा, अगर आप उस पॉइंट को निकाल दो, आकाश चंद के उस 31 रन वाले ओवर को हटा दो अगर, तो 4 ओवर में इन टोटल 52 किए इन्होंने, तो एक ओवर हटा दो और 31 रन हटा दो, तो आप देखो 3 ओवर में इनके रन उतने रन लीक नहीं किए थे। प्लस पहले ओवर में 2-2 विकेट ले ली थी आने के बाद। कमाल सिंह आयरी वाज आल्सो गुड, सागर ढकल भी ठीक थे, मतलब उन्होंने हालांकि एक आध बार उनके हाथ से बॉल छूट करे काफी इधर उधर जरूर गई थी, लेकिन ही वाज आल्सो गुड। विवेक यादव भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी सी मुझे लगा उनकी स्पीड पर अगर काम और हो तो और बेहतर हो सकते हैं। बशीर वाज गुड। सो गेंदबाजी अच्छी, वैसे भी नेपाल के लिए गेंदबाजी का भी इशू नहीं रहा था, हमेशा से इशू जो रहा है वो एक रिलायबल और कंसिस्टेंट बल्लेबाजी रही है। और ए वाली टीम जो है इसी वजह से ए टीम की तरफ फैंस जो हैं वो ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, ज्यादा मैचेस देखना प्रेफर कर रहे हैं कि भाई यहां से उम्मीद ज्यादा। बिकॉज आप जब सीनियर टीम के मैच देखते हो तो वहां पर वो कहीं ना वो जो जीतने वाला जज्बा होता है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज होती है वो कुछ प्लेयर में थोड़ी मिसिंग दिखती है, और उस वजह से फिर आप कहते हो कि नहीं यार बेहतर होगा कि कोई दूसरा प्लेयर यहां पर आकर के इस प्लेयर को रिप्लेस करके जाए। बिकॉज इवेंचुअली आप चाहते हो आपकी टीम जीते, और अभी आप वेस्ट इंडीज से खेलने जाओगे, उसके बाद आप क्वालिफायर खेलने जाओगे, सो आपके सामने बड़े बड़े मैचेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल सा मैच है कि चलो खेल लिया आ गए जीते हारे, आपके सामने बड़ा बड़ा मैच है जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, जो नेपाली क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर सकता है। आप सोचो आपने डेस्टिनेशन डिफीट कर दिया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई में आप T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इनके बाद आपकी जो आईसीसी की तरफ से फंडिंग होती है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, आईसीसी की तरफ से सपोर्ट होता है उसमें आपकी बढ़ोतरी होती है। सो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर आप वेस्ट इंडीज और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म करते हो, और इसी वजह से आपको वहां पर अच्छी टीम लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छी टीम से मतलब यह है कि हर प्लेयर को उनका रोल पता हो, ये नहीं कि डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा, आंख बंद करके बॉल उड़ा दी, जिसके हाथ में गई उसने गेंदबाजी कर दी। ये नहीं कि एक नॉन रेगुलर बॉलर आकर के डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहा है या फिर कोई भी आकर के मैच में फिनिश कर रहा है। सो ये सब चीजें जो है इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। और अगर पॉसिबल हो इन 5 मैचों में से कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं तो यहां से इन मेन प्लेयर्स को मेन टीम में लेकर जाना और फिर वहां से उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल है। सो लेट्स जस्ट सी कि ये जो ए टीम है ये आगे आने वाले मैचेस किस तरह से खेलती है। और जैसा आगाज किया, हालांकि वी ऑल नो कि मैच फेवर में नहीं रहा और डीआरएस मेथड साहब हार गए, लेकिन
सिर्फ 2 ओवर हटा दो तो पूरी तरह से मैच नेपाल अपने हिसाब से चला रहा था और मैच जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आसाम की टीम डोमिनेट कर रही है। यस आई नो कि अगर मैं कंपेयर करूं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया एक ज्यादा स्ट्रांग टीम है कंपेयर टू आसाम की टीम, लेकिन दोनों अपने अपने घर पर खेल रहे थे और घर पर कहते हैं कि हर कोई स्ट्रांग होता है। सो कंपैरेटिवली आसाम स्ट्रांग होगी क्योंकि वो घर पर खेल रही है, होम एडवांटेज लेकर खेल रही है और नेपाल ने वहां पर भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी उस लास्ट के 2 ओवर को हटाकर। सो लेट्स जस्ट होप कि आने वाले 4 मैचेस में हमें और बेहतर परफॉर्मेंस दिखे और कुछ नाम निकल कर आए जिनको हम मेन टीम में देखें, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखें और मैचेस जिताने की क्षमता रखते हो। सो आपके हिसाब से वो कौन होंगे? मेरे हिसाब से फिलहाल शुभ कंसाकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में, लेकिन और कुछ मैचेस देख करके और चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके हिसाब से वो कौन होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।